नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, लखनऊ के लोक भवन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की अहम बैठक की है और ये बैठक सीएम की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने 15 अहम प्रस्तावों पर मोहर का ऐलान किया है, जिनमें यूपी सरकार का मानसून सत्र 19 सितंबर से शुरू करने पर भी फैसला अहम है। इसको लेकर राज्यपाल को निवेदन भेज दिया गया है। इसके साथ ही 4 नए नगर पंचायत के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिल चुकी है। देवरिया नगर पालिका परिषद की सीमा का विस्तार होगा। अलीगढ़ नगर निगम की सीमा के विस्तार को भी मंजूरी मिली है। तो वहीं कुशीनगर की मथौली, देवरिया की हेतिमपुर, अयोध्या की मां कामाख्या, फर्रुखाबाद की संकिसा के गठन को मंजूरी मिल चुकी है। इसके बाद अब नगर पंचायतों की कुल तादाद 756 हो गई है। कैबिनेट की बैठक में किसानों को लेकर के 3 बड़े फैसले लिए गए। किसानों के लिए खरपतवार रोग नियंत्रण योजना के लिहाज से 192 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुके हैं। इसके जरिए 24 करोड़ किसानों को सीधे तौर पर लाभान्वित करने की योजना सरकार की तरफ से तय की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी और दुखद घटना भी सामने आई है। कल हमने लिवाना की घटना देखी, तो दूसरी तरफ आज प्रयागराज में बड़ी खबर सामने आई है। प्रयागराज जिले में बड़ा हादसा पेश आया है। बारिश के चलते एक मकान की दूसरी मंजिल का छज्जा अचानक से नीचे गिरा। इस हादसे में करीबन 4 लोग घायल हो गए हैं और करीबन 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पहुंची रेस्क्यू टीम और स्थानीय लोग बचाव कार्य में जुट गए हैं। आपको बता दें कि दोपहर में तेज बारिश हो रही थी। इस दौरान मुट्टीगंज मोहल्ले में हड़िया पुलिस चौकी के पास एक पुराने मकान के गिर जाने के बाद ये घटना हुई है। अचानक तेज चीख पुकार मची। आसपास के घरों से लोग बाहर निकले और हालातों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। अब चीख पुकार की आवाज तेज हुई तो हर कोई मदद के लिए मकान की ओर भागा। हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर ऐलान हुआ। तो वहीं घायलों के समुचित इलाज का प्रबंध किया जाए, इस बात के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। जिलाधिकारी और पुलिस के सीनियर अफसरों को मौके पर पहुंचने के निर्देश भी दिए गए हैं। में 4 की डेथ हो चुकी है और 6 इसके अलावा और यहाँ एडमिटेड हैं, उनको ट्रीटमेंट किया जा रहा है। दूसरी तरफ लखनऊ से जो कल बड़ी खबर सामने आई थी, उसमें अपडेट है। लखनऊ लिवाना अग्निकांड के बाद पुलिस कमिश्नर एसबी शिडोरकर, मंडलायुक्त रोशन जैकब और डीआईजी फायर आकाश कुल्हरी मौके पर पहुंचे हैं। अफसरों ने इस दौरान कई मुद्दों पर जांच करी। होटल का फायर सिस्टम भी जांचा गया। मौके पर उन्हें किस तरीके से काम करना चाहिए, माना जा रहा है कि 8 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी। तो वहीं एलडीए के नोटिस के बाद बने हुए लोहे की सीढ़ियों को लेकर के भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एलडीए की सख्ती के बाद लोहे की सीढ़ियां बनाई गई, लेकिन उन सीढ़ियों से अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं खोला गया। हादसे के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी तेज की जा रही है। आपको ये बता दें कि कल लिवाना होटल में हुए अग्निकांड में 4 लोगों की मौत हो गई थी, तो वहीं 9 लोग इस आग में झुलसकर घायल हुए थे। मामले में सीएम योगी ने खुद सख्ती बरती और प्रदेश भर में भवनों और प्रतिष्ठानों में आग से सुरक्षा व्यवस्था की जांच अब तेजी से की जा रही है। तो वहीं मामले में होटल के आरोपी मालिक रोहित और राहुल अग्रवाल को और साथ में उनके जनरल मैनेजर को जिला कोर्ट में पेश किया गया, जहां तीनों को 14 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा में गोसाईगंज जेल भेज दिया गया है। तीनों से पुलिस मामले में पूछताछ करेगी। हजरतगंज में स्थित लिवाना अग्निकांड के बाद अब लगातार अधिकारियों की यहां पर आवाजाही तेज हो गई है। लखनऊ मंडल आयुक्त रोशन जैकब के साथ पुलिस कमिश्नर एसबी शिरडकर अभी जो इस जांच कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं, जिनको इस जांच सौंपी गई है, वो यहां पर पहुंचे थे और इस पूरे होटल को उन्होंने जांचा है, परखा है। यहां का जो फायर सिस्टम है उसको जाना है कि जो फायर सिस्टम था वो कैसे काम कर रहा था। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि एलडीए ने करीब 1 महीने पहले इसको नोटिस जारी किया था इस होटल को, और कहा था कि जो ये इसका एंट्रेंस और एग्जिट गेट है उसकी वजह से यहाँ पर किसी भी हादसे के वक्त निकलना मुश्किल हो सकता है। दबाव बनाया गया एलडीए की तरफ से। इसके बाद ये जो लोहे की आप ये सीढ़ियां देख रहे हैं, इनको बनाया गया होटल की तरफ से। लेकिन खास बात यह है कि इस होटल की सीढ़ियों को सिर्फ एक मुखौटे के तौर पर इस्तेमाल किया गया, जबकि इस
लोहे के जो सीढ़ियां हैं इससे आने जाने वालों के लिए कोई एक रास्ता नहीं खोला गया, क्योंकि जो 30 कमरे बनाए गए हैं वो सेकंड फ्लोर से ही शुरू हुए हैं और जो भी लोग रहते हैं वो इन्हीं सेकंड फ्लोर के कमरों के सेकंड फ्लोर के ऊपर बाद जो कमरे बनाए गए हैं इसी में लोगों की रिहाइश होती है। जो गेस्ट आते हैं वो इसी होटल पर रुकते हैं और नीचे बैंक्वेट हॉल है। और इस लोहे के जो आप सीढ़ियां हैं इसको देखेंगे कि जो जहां से एंट्रेंस होना है वहां पर या तो दीवार है, यहाँ तो लोहे की वो एक बैरिकेड लगा रखा गया है। तो यानी कि जब ये हादसा हुआ तब यहाँ के जो लोग थे जो इसमें होटल में फंसे थे, चाहे वो गेस्ट हो चाहे वो कर्मचारी हो, उनको निकलने के लिए कोई भी एक एंट्रेंस नहीं मिला और एक गेट से उनको निकलना था। खास बात यह है कि पूरी शीशे की पैक्ड बिल्डिंग है, इस वजह से सफोकेशन यानी कि यूं कहें जो दम घुटने की वजह से ही लोगों की मौत हुई है, क्योंकि ये पूरी पैक्ड बिल्डिंग थी। इस वजह से यहाँ पर धुआं जो था वो निकल नहीं पाया और जब धुआं नहीं निकला तो जो लोग वहाँ पे कमरे में के अंदर थे वो उसी में उनके दम घुटने से मौत हो गई, क्योंकि एसी का जो वेंटिलेशन था वो भी नहीं हो सका और एसी की हवा जो थी वो धुएं में तब्दील हो गई और लोगों के कमरे में धुआं भर गया। तो फिलहाल एंट्रेंस और एग्जिट को लेकर फिर सवाल खड़े हुए हैं और ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो इन्हीं सीढ़ियों को लेकर ही की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर जांच की गई है और प्राथमिक के तौर पर यहाँ पर जो फायर इक्विपमेंट्स देखे गए वो सब खराब मिले हैं और इसके अलावा इन सीढ़ियों से अगर ये आवाजाही हो सकती तो शायद लोगों की जानें आसान हो सकती थी, लोग यहाँ से बच के निकल सकते थे। अब देखना होगा कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कब तक पूरी होती है और एलडीए और प्रशासन, जिला प्रशासन जो रिपोर्ट तैयार कर रहा है वो कितने घंटे में सौंपता है। कैमरा पर्सन ऋषभ के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। तौकीर हमारे साथ में फोन लाइन पर भी जुड़ चुके हैं। तौकीर, आज पेशी हुई है, पेशी के बाद 14 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा में तीनों आरोपी जिसमें 2 मालिक राहुल और रोहित अग्रवाल शामिल हैं, साथ में जनरल मैनेजर को भी शामिल किया गया है, 14 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। दूसरी तरफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी अमल में लाने की बात कही जा रही है। तौकीर, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। और देखिए, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अभी फिलहाल 3 से 4 दिन इसमें लग सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पे एविडेंस अभी कलेक्ट हो रहे हैं। फॉरेंसिक की टीम आज दोपहर में पहुंची थी, उसने भी वहाँ पर आज अपने जो साक्ष्य हैं वो जुटाए हैं। इसके अलावा जो अधिकारी हैं, क्योंकि पुलिस कमिश्नर लखनऊ एसबी शिरडकर और जो मंडल आयुक्त हैं रोशन जैकब, उनको जांच सौंपी गई है। तो फिलहाल इन लोग आज सुबह पहुंचे थे और घंटों इन्होंने वहां पर साक्ष्य इकट्ठा किए, क्योंकि एक रिपोर्ट उनको सौंपी जानी है, बनानी है और आज शाम तक ये रिपोर्ट तैयार भी की जा सकती है। और माना जा रहा है कि जो कमियां थी, जो खामियां थी, चाहे वो लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से जो नोटिस जारी गई वो कमियां हो, या फिर जो वहां पर जिस तरह से निकासी को लेकर जो वहां पर स्टाफ ने जो कमियां दिखाई, या फिर फायर सिस्टम जो वहां का काम नहीं कर रहा था, उसको लेकर आज एक पूरी रिपोर्ट तैयार हो सकती है और आज शाम तक इस रिपोर्ट। तो मैं आपसे एक और विषय समझना चाहूंगी। देखिए, आज जो तीनों आरोपी हैं वो जिला कोर्ट में पेश हुए हैं, उसके बाद 14 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया उनको। तो किस किस एंगल पर पूछताछ हो सकती है और अगर इस पूछताछ में ये तीनों ही कल्पित पाए जाते हैं, क्योंकि हजरतगंज में जो है एक रिपोर्ट भी मेरे ख्याल में शायद दर्ज कराई गई है, एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसके बाद क्या कुछ कार्रवाई उनके खिलाफ अमल में लाई जाएगी? देखिए, कॉन्स्पिरेसी के अलावा गैरकानून हत्या का मुकदमा इन तीनों के खिलाफ लिखा गया है, चाहे तो मैनेजर हो या फिर दोनों मालिक, तीनों के खिलाफ इसमें गैरकानून हत्या का मामला है। तो जाहिर तौर पर पुलिस को छूट भी दी जाएगी कि अभी इनको रिमांड पर लेकर ये इनसे पूछताछ करे। खास बात यह भी है कि जो जिस तरह से एलडीए ने इनको नोटिस पहले जारी किए और उसमें कहा गया कि एग्जिट और एंट्रेंस को लेकर ये रास्ता चौड़ा करें और वहां पे कुछ और रास्ते खोलें, इसको लेकर इन्होंने खाना पूर्ति के लिए साइड में एक लोहे की सीढ़ियां बनाई थी, लेकिन उन सीढ़ियों का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो सीढ़ियों से किसी भी तरह की आवाजाही नहीं हो सकती थी। सीढ़ियां तो बनी थी लेकिन वो दीवारों के बाद थी, यानी कि दीवारें खड़ी रह गई थी और सीढ़ियां बना दी गई थी, जिसकी वजह से उन सीढ़ियों से आवाजाही नहीं हो सकती थी। कल जब आग लगी थी उस समय भी जो फायर कर्मी थे उन्होंने उन सीढ़ियों से जो रास्ता निकल रहा था उसको तोड़ा था, वहां पर लगी ग्रिलें तोड़ी गई थी। उसके बाद उन्होंने उन सीढ़ियों से सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर में एंटर किया था, जिसके बाद वहां पर धुआं निकल पाया था। तो फिलहाल कई ऐसी खामियां हैं जो इस होटल में देखने को मिली हैं। अब आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरह से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होती है और फिलहाल जो एविडेंस की कलेक्शन की बात है वो साक्ष्य जुटाने के बाद ही इस तरह की कार्रवाई आगे अमल में लाई जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया तौकीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं लखनऊ के लिवाना अग्निकांड के बाद प्रशासन बेहद सख्त नजर आ रहा है। सीएम योगी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए अफसरों को भवनों प्रतिष्ठानों की आग से सुरक्षा मानकों की जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही जहां लापरवाही मिलती है उन पर कार्रवाई करने के निर्देश हैं। ऐसे में लखनऊ नगर निगम हजरतगंज में अभियान चलाकर तंग गलियों में चल रहे कोचिंग सेंटर्स की भी जांच कर रहा है। मौके पर मौजूद ग्रेविटी कोचिंग में भी आग लगने की घटना सामने आई, जिसके बाद ग्रेविटी कोचिंग की बिल्डिंग को सील कर दिया गया। बिल्डिंग में फायर सेफ्टी के कोई मानक पूरे थे ही नहीं।
इसके साथ ही आकाश कोचिंग सेंटर को भी सील किया गया है। आकाश कोचिंग सेंटर में आग से सुरक्षा को लेकर मानक पूरे नहीं माने जा रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ लखनऊ से सपा प्रवक्ता अमित जयमई का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास ढोंगी नारे हैं। बीजेपी सरकार मदरसे को बंद करके मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भयभीत रखना चाहती है, यानी कि डराना चाहती है। अमित जयमई ने लेवाना होटल मामले पर भी बीजेपी सरकार को घेरा। साथ ही निकाय चुनाव को लेकर के भी अमित जयमई ने कहा कि सपा की चुनाव को लेकर तैयारियां पुख्ता हैं। इस निकाय चुनाव में बीजेपी की हार होगी और सपा जीतेगी। आपको बता दें कि निकाय चुनावों को एक तरीके से सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार मदरसे के एक बड़े हिस्सों को बंद कर देना चाहती है। इसके लिए बाल विकास से एक लेटर माइनॉरिटी अफेयर के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको जा चुका है और ये पूरी कहानी असम मॉडल पे किस तरह से 2024 के लिए उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण हो और जो मुद्दे हैं, चाहे वो रोजगार का हो, चाहे वो किसानों का हो, चाहे वो आरक्षण का हो, इन मुद्दों पर चर्चा ना हो। इसलिए योगी जी की सरकार ने बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से, हम ये कहते हैं कि अगर मदरसे का एक हिस्सा रिकॉग्नाइज नहीं है, अगर योगी जी की सरकार एक स्कूल खोल नहीं सकती, एक शिक्षक दे नहीं सकती, एक मदरसा बोर्ड को फंड दे नहीं सकती, तो अकलियतों को या जो भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं उनको अपनी भाषा का, अपनी जबान का, अपना स्कूल खोलने का पूरा अधिकार है। लेवाना अग्निकांड पर सरकार 2017 के बाद आज क्यों जगी, ये जवाब पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को देना पड़ेगा जिन्होंने अपनों को खो दिया। मसला यह है कि लखनऊ की जो प्रशासन है वो भ्रष्टाचार में बहुत ही बुरी तरह से डूबा हुआ है और अधिकारी भी लिप्त हैं। मुख्यमंत्री जी के आवास और ऑफिस से 2 किलोमीटर के परिसर में लेवाना जैसे 50 होटल्स होंगे। सवाल यह कि इनके परमिशंस, इनके जो अप्रूवल्स हैं अग्निशमन के, क्या चेक किए गए, ये कौन देने वाले लोग हैं। सरकार तो कहती है कि जिन अफसरों ने किया हम उसे पनिश करेंगे, लेकिन 2017 से जो अफसर अग्निशमन में बैठकर ये सब होने का इंतजार कर रहे थे, मुख्यमंत्री योगी जी उनके लिए क्या करने वाले। निकाय चुनाव की तैयारियां हो या आने वाला लोकसभा का चुनाव, बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मीटर ऊपर गया था अब उसको नीचे ही आना है और जनता 2022 में भले चूक गई हो, लेकिन 2024 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार होने वाली है। तो वहीं योगी सरकार ने यूपी के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने की घोषणा कर दी है। इसको लेकर इस्लामी तालीम के प्रमुख केंद्र दारुल उलूम ने एक बड़ा फैसला लिया है। संस्थान के आपको बता दें कि मोहतमीम मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी ने बताया कि सरकार की घोषणा को ध्यान में रखते हुए आगामी 24 सितंबर को देवबंद में बड़ा इजलास बुलाने का फैसला लिया गया है। इसमें प्रदेश भर के 250 से ज्यादा मदरसों के जिम्मेदार शामिल होंगे। तो दूसरी तरफ कुशीनगर से सरकार और प्रशासन में हड़कंप मचा देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि रामकोला थाना इलाके के पास सपहा गांव में ग्रामीणों ने अपने मकानों पर घर बिकाऊ होने का पोस्टर लगाया है। जो जानकारी मिल रही है उस हिसाब से करीबन 20 घर ऐसे हैं जिन्होंने बिकाऊ होने का पोस्टर लगा दिया और जिन घरों में ये पोस्टर लगाए गए हैं वो सभी दलित समाज के बताए जा रहे हैं। इनका आरोप है कि जाति विशेष के प्रधान प्रतिनिधि उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। हालांकि जब इस बात की खबर पुलिस को मिली तो तुरंत हरकत में आई और पुलिस टीम ने गांव में जाकर ग्रामीणों से मामले पर बात करी, लेकिन पुलिस की इस कोशिश का कोई असर ग्रामीणों पर पड़ता नजर नहीं आ रहा है। पोस्टर लगाने वाले ग्रामीण अब भी अपना घर बेचने पर अड़े हुए हैं। तो वहीं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में कर्मचारियों ने ओपीडी में ताला लगाकर मरीजों का इलाज बंद कर दिया है। कर्मचारी लंबे वक्त से वेतनमान की मांग कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई न होने के बाद उन्होंने मेडिकल कॉलेज में कामकाज रोकने का फैसला लिया। सुबह से मेडिकल कॉलेज में बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं।
केजीएमयू के कर्मचारी लंबे समय से कैडर पुनर्गठन की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि अधिकारी जानबूझकर मामले को अटका रहे हैं, जिससे हर महीने उन्हें हजारों रुपए का आर्थिक नुकसान हो रहा है। सुनवाई न होने की वजह से कर्मचारियों ने मेडिकल कॉलेज में कामकाज रोकने का फैसला लिया। 2000 से ज्यादा कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके चलते इलाज के लिए पहुंच रहे मरीजों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मामले पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, प्रदर्शनकारी कर्मचारियों की उनसे बात हुई है और इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ से उन्होंने चर्चा करी है। जल्द ही उनके स्वास्थ्य कर्मचारियों का समाधान होगा। गाजियाबाद से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जहां पर शहर की एक सोसाइटी के लिफ्ट में पालतू कुत्ते ने बच्चे को काट लिया। इसके बाद वो दर्द से कराहता रहा, लेकिन कुत्ते की मालकिन चुपचाप एक किनारे खड़े होकर ये पूरा तमाशा देखती रही है। आपको बता दें, सोसाइटी में इस घटना के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और इसके साथ ही वहां रह रहे लोगों ने कहा कि लिफ्ट में पालतू कुत्तों को लाना ले जाना बंद किया जाए। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात उत्तराखंड की करते हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आसरा ट्रस्ट की ओर से बालिकाओं के लिए बनाए गए आश्रय स्थल का लोकार्पण किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आसरा ट्रस्ट की ओर से निराश्रित और वंचित बालिकाओं के लिए अच्छे आश्रय गृह का निर्माण किया गया है, जिसमें हर सुविधा देने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा, हमारी ये बालिकाएं अपनी शिक्षा सुगमता से ग्रहण कर सकें, उसके लिए अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने में ये आश्रय स्थल मददगार साबित होगा। हरिद्वार में लक्सर ब्लॉक मुख्यालय पर पंचायत चुनाव के नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू हो चुकी है। एसडीओ प्रतीक जैन लक्सर ब्लॉक मुख्यालय पहुंचे, जहां पर नामांकन पत्रों की बिक्री को लेकर की गई व्यवस्थाओं का आकस्मिक निरीक्षण करते नजर आए। निरीक्षण के दौरान ब्लॉक परिसर में भारी भीड़ भी देखने को मिली। सीडीओ ने नाराजगी जताई है। मुख्य कृषि अधिकारी विजय देवरानी ने बताया कि मुख्यालय के दोनों गेट पर पुलिस लगाकर नामांकन पत्र खरीदने वाले दावेदार और उनके एक प्रस्तावक के अलावा किसी को भी परिसर में घुसने की अनुमति हमारी ओर से नहीं दी गई है। निरीक्षण के समय सीओ हेमेंद्र सिंह नेगी, बीडीओ पवन सैनी, एसआई नीरज रावत और एडीओ अरुण कुमार गौरेला मौके पर मौजूद थे। तो वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। इसी कड़ी में आज जिलाधिकारी रवि शंकर पांडे और सीडीओ प्रतीक जैन जिले के सभी खंड विकास कार्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे। जिलाधिकारी रुड़की से पहले बहादुराबाद खंड विकास कार्यालय पर भी पहुंचे थे और इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। साथ ही कहा कि सभी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी इस चुनाव में अपना 100% देने को तैयार हैं। रुड़की में आईआईटी में नॉनवेज परोसे जाने के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने आईआईटी के मेन गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। एबीवीपी के कार्यकर्ता इतने गुस्से में थे कि उन्होंने आईआईटी के गेट पर लगे बैरिकेडिंग्स तक को तोड़ डाला। इतना ही नहीं, सुरक्षा कर्मियों के साथ उनकी जमकर धक्का मुक्की हुई। वहीं कार्यकर्ता गेट पर धरना देते हुए बैठ भी गए। कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्र में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी अब राजस्व पुलिस की बजाय सिविल पुलिस संभालने वाली है, क्योंकि डीआईजी ने कुमाऊं मंडल के 6 जिलों में 2 थाने और 21 चौकियां खोलने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है, जिससे कि पर्वतीय इलाकों में भी कानून व्यवस्था और मजबूत बनाई जा सके। डीआईजी ने कहा कि कई मामलों में राजस्व पुलिस के पास संसाधन कम होते हैं। वर्तमान समय की अगर बात की जाए तो साइबर क्राइम के साथ ही कई ऐसे अपराध हैं जिनके समाधान के लिए सिविल पुलिस ज्यादा कारगर होती है। लिहाजा इसी चीज को हम ध्यान में रख रहे हैं और इन थानों और चौकियों को खोले जाने का निर्णय भी लिया गया है। शासन को प्रेषित किए गए हैं। जो 2 थाने खंसू और धारी है, ये दोनों भी जो है ये नैनीताल जिले में है। इसके अलावा 21 चौकियाँ जो है बननी है, जिसमें से 5 चौकियाँ नैनीताल में है और 12 चौकियाँ अल्मोड़ा जिले में है।
3 चौकियाँ पिथौरागढ़ में और एक चौकी चंपावत में, ऐसे 21 चौकियाँ जो है बनेगी। तो इसमें से काफ़ी सारी चौकियाँ जो है ये अभी वहाँ रेवेन्यू पुलिस क्षेत्र है, तो इसमें इसको रेगुलर पुलिस को देके वहाँ रेगुलर पुलिस चौकियाँ बनाने का प्रस्ताव जो है। आपको बता दें कि डोईवाला के नकरौदा में बनाए जा रहे 18 MLD के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का स्थानीय लोगों ने कड़ा विरोध जताया। लोगों ने जेसीबी मशीन को भी रोकने की कोशिश करी। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को मौके से हटने की अपील करी और कोशिशें भी वो करते नजर आए। इस दौरान पुलिस को कुछ गिरफ्तारियां तक करनी पड़ी। इस बीच पुलिस प्रशासन को अन्य लोगों का कड़ा विरोध भी सहना पड़ा। लोगों की मांग है कि आबादी वाले क्षेत्र में सीवर प्लांट लगाने से भविष्य में लोगों को कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ेंगी और कई बीमारियों का भय भी बना रहेगा। ग्रामीणों की मांग है कि ये सीवर प्लांट यहां से स्थानांतरित होकर के किसी दूसरी जगह पर स्थापित कर दिया जाए। ये SBR टेक्नोलॉजी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका 18 MLD का नई टेक्नोलॉजी पे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा कि गंदगी फैलेगी, ये ऐसा कुछ नहीं है। और सभी जगह बने हुए हैं, मतलब इवन नमामि गंगे में भी इस टेक्नोलॉजी पे बने हुए हैं और छोटे छोटे शहरों में छोटे बन रहे हैं। यहाँ पे 18 MLD का बनेगा। चाहते हैं कि यहाँ से ये सिविल प्लांट हट जाए, क्योंकि ये जनता के बीच में बन रहा है। ये जनता के बीच में बनना इसका ठीक नहीं है, कई बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी इससे। इसलिए हम नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि इसको हटाए सरकार। और जब यहाँ जेसीबी आ गई, यहाँ काम शुरू हो गया, तब हम लोगों को पता चला कि क्या बन रहा है। इन्होंने बोला यहाँ सिविल प्लांट बन रहा है, ना इनकी सर्वे का पता चला, ना कब करा क्या करा। ये सारा कराए धराए पार्षद का है। आप लोग कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हमें यहाँ 6 साल हो गए। तो आप क्या चाहते हैं कि नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। यार बनाते हो तो सीधे जंगल में बनाओ, इधर लछवाला क्षेत्र में बनाओ, यहाँ नहीं बनना चाहिए। जारी रहेगा? विरोध जारी रहेगा जब तक, चाहे यहाँ मरने की बात भी आए तो मरेंगे भी, कटेंगे भी, मगर ये नहीं करेंगे। हम आंदोलनकारी है। हमने उत्तराखंड इसलिए नहीं लिया था, हमने अपने विकास के लिए लिया था। इन्होंने यहाँ विकास तो किया नहीं, मगर इन्होंने हमारे उल्टी मुसीबत खड़ी कर दी। जो दूर दरार 1-2 पैसे जैसे भी जुटा रहे गरीब आदमी, इतने दूर इस क्षेत्र में आके जैसे भी अपना बसेरा अपने दिनचर्या कर रहा है, और उसमें भी इन्होंने उल्टी समस्या खड़ी कर दी। अब ये सरकार क्या चाहती है हमसे? ये मेरा नाम सुशीला पटवाल। तो लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ये जो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है वो यहाँ पर नहीं बना होना चाहिए और सरकार की भी जिम्मेदारी है, उनके प्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी है कि अगर हम विकास की दिशा में कोई काम करने जा रहे हैं तो उस क्षेत्र के जो रिहायशी लोग हैं उनको एटलीस्ट कॉन्फिडेंस में लिया जाए। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। नमस्कार।